गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारा नया चैप्टर थर्ड यूनिट 1 पार्ट 2 का अध्ययन करना शुरू करेंगे। हमारी जो बुक है, किताब है, उसमें हमारी राजनीति विज्ञान के 2 भाग किए हुए हैं किताब के। तो अभी हम पार्ट 2 और उसकी इकाई 1 में लेसन 3 का अध्ययन आज से शुरू करेंगे, जिसका नाम है भारत की संघीय व्यवस्था अर्थात संघात्मक व्यवस्था। हमने जब भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ी तो हमने संघीय व्यवस्था अर्थात संघात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं उसका बहुत ही संक्षेप में अध्ययन किया था। संघात्मक अर्थात शक्तियों का विभाजन। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब हम हमारे नए चैप्टर संघीय व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें भारत में संघात्मक व्यवस्था के लक्षण तथा एकात्मक लक्षण दोनों का ही हम अध्ययन करेंगे। तो अब हम हमारा लेसन शुरू करते हैं। संविधान निर्माताओं ने भारत को राज्यों का संघ की संज्ञा दी, यूनियन ऑफ स्टेट। भारत के संविधान में कहीं भी संघ फेडरेशन शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान का निर्माण करते समय संविधान निर्माताओं के सम्मुख भारत शासन अधिनियम 1935 का संघात्मक सरकार का मॉडल था। हम ये पहले ही बात कर चुके हैं कि हमारा जो वर्तमान संविधान है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रेरित था। संविधान निर्माता इस प्रकार की व्यवस्था अपनाना चाहते थे जो भारतीय परिस्थितियों और जनमानस की प्रकृति अर्थात जनता के मानसिकता के अनुकूल हो। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में कहा कि जो व्यवस्था हमारे अनुकूल हो वही श्रेष्ठ है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सभापति डॉक्टर अंबेडकर ने राज्यों का संघ वाक्यांश बहुत सोच समझकर रखा था। यह 2 तथ्यों को इंगित करता था। पहला ये कि भारत की संघीय व्यवस्था संघटक इकाइयों के समझौते के फलस्वरूप निर्मित नहीं किया गया, अपितु ब्रिटिश काल के प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। दूसरा, भारत के संघ में सम्मिलित राज्य संघ सरकार से पृथक नहीं हो सकते। ये हमारे भारतीय संघ की एक बहुत बड़ी व्यवस्था, इसे हम कह सकते हैं कि हमारे देश में जो भी राज्य हैं जिनको वो हमारी देश की सरकार अर्थात संघ से कभी भी पृथक होने की बात नहीं कर सकते। तो ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि हमारे देश का कोई भी भाग कभी भी हमारे देश से अलग होने की बात नहीं कर सकता। संघीय व्यवस्था का अर्थ अंग्रेजी के फेडरलिज्म शब्द को लैटिन भाषा के फोइडस से लिया गया है, जिसका हिंदी अनुवाद संधि या समझौता होता है। अर्थात हमारे देश के जो ये संघात्मक व्यवस्था है, इसको एक तरीके से हम सरल से शब्दों में संधि या समझौता कह सकते हैं। मॉन्टेस्क्यू के अनुसार संघात्मक सरकार एक ऐसा समझौता है जिसके द्वारा बहुत से एक जैसे राज्य एक बड़े राज्य के सदस्य बनने को तैयार हो जाए। गार्नर के अनुसार संघ को एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्रीय तथा स्थानीय सरकारें एक ही प्रभुत्व शक्ति के अधीन होती हैं।
ये सरकारें अपने क्षेत्र में जिसको संविधान या संसद का कोई कानून निश्चित करता है सर्वोच्च होती है। भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडा से प्रेरित है, अर्थात हमारी संघात्मक व्यवस्था को कनाडा से लिया गया है, उसके जैसा बनाया गया है। भारत संघ में 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित, जो कि व्यवस्था अब बदल गई है, प्रदेश है। भारत में संघीय व्यवस्था अपनाने के कारण हमारे देश में संघीय व्यवस्था को क्यों अपनाया गया, इसके निम्नलिखित कारण हैं। भारत में संविधान निर्माताओं ने एकात्मक शासन के स्थान पर संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। इसके अनेक कारण थे। पहला, विशाल भौगोलिक क्षेत्र एवं जनसंख्या। भारत एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र है, अर्थात एक बड़े क्षेत्रफल वाला देश है तथा यहाँ की जनसंख्या, हम ये जानते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से हमारे देश का विश्व में दूसरा स्थान आता है। तो ऐसे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया जाना जरूरी था, क्योंकि केंद्र में एक ही सरकार अगर होती तो हमारे देश की इतनी विशाल जनसंख्याओं की अपेक्षाओं व उनकी ज़रूरतों व उनकी मांगों को पूरा कर पाना उसके लिए संभव नहीं होता। इसीलिए हमारे देश की सरकार को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में विभाजित कर दिया गया, अर्थात उनके कार्यों को बांट दिया गया। क्योंकि एक ही सरकार, अर्थात अगर केंद्र सरकार होती तो ये संभव नहीं होता। हमारे देश में क्रांति और संकट की स्थिति फिर से उत्पन्न हो जाती। दूसरा, भूमि, कृषि तथा वन संबंधी प्रांतीय समस्याएं स्थानीय सरकार ही सफलतापूर्वक हल कर सकती है। जैसे हम पूर्वोत्तर के क्षेत्रों को देख लें, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ की संस्कृति और यहाँ की समस्याएं अलग है। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, केरल, कर्नाटक, सभी की स्थानीय समस्याएं अलग अलग है। तो उनकी समस्याओं को हल भी स्थानीय सरकार द्वारा ही किया जा सकता है। इसलिए हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। तीसरा, हमारे देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी संघात्मक शासन व्यवस्था से अच्छी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। और चौथा, भारत में अनेक रीति रिवाज, प्रथाओं तथा परंपराओं के कारण भी संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया। तो आज हमने हमारे देश में संघीय व्यवस्था का अर्थ तथा उसको अपनाने के कारणों का अध्ययन किया, और आज हम होमवर्क में संघीय व्यवस्था का अर्थ वो उसको अपनाने के कारण ही लिखेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमने अपने 3rd चैप्टर का अध्ययन शुरू कर दिया है। हमारा 3rd चैप्टर है भारत की संघीय व्यवस्था। हमने इसका अर्थ और इसको अपनाने के कारण पढ़ लिए हैं। हमारे भारत की संघीय व्यवस्था को कनाडा से लिया गया है। हमारे चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम संघीय व्यवस्था के जो लक्षण हैं उनका अध्ययन करेंगे कि ऐसे कौन से गुण और ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो भारत में संघात्मक व्यवस्था को दर्शाते हैं, जिसमें हमारी पहली विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, अर्थात हमारी अंतिम जो जिससे की सरकार चलती है, शासन व्यवस्थाएं चलती है, वो सभी हमारे संविधान के अनुरूप चलती है। हमारे देश में संसद की सर्वोच्चता के स्थान पर संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है। भारत की संसद तथा विधानमंडल अपनी अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। वे कानून जो संविधान के अनुरूप नहीं होते उन्हें सर्वोच्च न्यायालय
अवैध घोषित कर सकता है। यह हम पहले पढ़ चुके हैं कि व्यवस्थापिका कानून निर्माण करती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है, और जो कानून देश की जनता व संविधान के प्रतिकूल होते हैं अर्थात अनुकूल नहीं होते, उसको न्यायपालिका अवैध घोषित कर देती है। राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा प्रमुख पदाधिकारियों द्वारा संविधान के अनुसार ही कार्य करने की शपथ ली जाती है। तो अर्थात हमारा पहला जो गुण है संघात्मक व्यवस्था का, वो है संविधान की सर्वोच्चता। दूसरा इसका गुण है लिखित संविधान। हमने भारत की संविधान की विशेषताओं में पढ़ा था इसे। लिखित संविधान संघात्मक शासन की प्रमुख शर्त होती है। इसमें संघ तथा राज्यों में मतभेद की संभावना बहुत कम रह जाती है, क्योंकि अगर कोई लिखित व्यवस्था है तो उससे सभी जो व्यवस्थाएं हैं वो लिखित रूप पे है, तो मतभेद की संभावनाएं कम हो जाएगी, विवाद होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। इसमें संघ व राज्यों के क्षेत्राधिकार निश्चित होते हैं। अन्य संविधानों की भांति भारत का संविधान एक विस्तृत तथा लिखित संविधान है। कठोर एवं लचीला संविधान, तीसरी जो इसका गुण है कठोर और लचीला, अर्थात हम पहले ये भी पढ़ चुके हैं कि भारत के संविधान में संशोधन तो किए जा सकते हैं, इसलिए उसको लचीला कहा है, लेकिन संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा कठोर होगी। संघात्मक संविधान प्रायः कठोर होते हैं, जिससे उनमें परिवर्तन सरलता से नहीं किए जा सकते। भारत का संविधान अमेरिकी संविधान की तरह कठोर नहीं है। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा सामान्य विधि निर्माण में विभिन्नता है। यह संविधान में संशोधन की विशिष्ट प्रक्रिया अपनाई गई है। हमारी चौथा जो संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है वो है शक्तियों का विभाजन। हमारे देश में शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कार्य करने का अधिकार संघ सरकार को दिया गया है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है, और समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। भारत के संविधान द्वारा महत्वपूर्ण विषय केंद्र को व स्थानीय महत्व के विषय राज्यों को दिए गए हैं। शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के आधार पर किया गया है। संघीय सूची में राष्ट्रीय महत्व के 99 विषय सम्मिलित किए गए हैं। भारत की संसद को प्रतिरक्षा, सशस्त्र सेनाएं, अणुशक्ति, विदेशी कार्य, राजनयिक प्रतिनिधित्व, युद्ध संधि, डाक, तार, दूरभाष, संचार, रेल, बंदरगाह, हवाई मार्ग, सिक्का, टंकण, विदेशी विनिमय, विदेशी ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक, नागरिकता व जनगणना आदि विषय जो हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार हमारी केंद्र सरकार अर्थात संघ सरकार को दिया गया है। राज्य सूची, इसमें 66 विषय हैं। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण संबंधी प्रविष्टि राज्य सूची से हटा दी गई थी, तथा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य सूची के 4 विषय शिक्षा, वन, जंगली जानवर व पक्षियों की रक्षा तथा नाप तोल हटा दिए गए तथा इन्हें समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। राज्य सूची के प्रमुख विषय हैं पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़कें आदि। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडलों को है। इस प्रकार वर्तमान में राज्य सूची के विषयों की संख्या 61 हो गई है। अब हमारी तीसरी सूची जो है वो है समवर्ती सूची। मूल संविधान में इस सूची में 47 विषय रखे गए थे, किंतु 42वें संविधान संशोधन द्वारा 5 विषय इसमें और जोड़ दिए गए। हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि राज्य सूची से जो विषय हटाए गए हैं उन्हें समवर्ती सूची में
जोड़ा गया है। वर्तमान में समवर्ती सूची के विषयों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। समवर्ती सूची के प्रमुख विषय फौजदारी विधि, दंड प्रक्रिया संहिता, विवाह विच्छेद, कारखाने, श्रमिक संघ, औद्योगिक विवाद, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, वन जंगली जानवर व पशुओं की रक्षा तथा नापतोल। इन विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों ही सरकारों को है। लेकिन अगर किसी विषय पर, समवर्ती सूची के किसी विषय पर मतभेद हो जाए केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, तो यहाँ पर मतभेद की स्थिति में केंद्र सरकार का जो निर्णय होगा, अर्थात जो कानून होंगे, उन्हीं को मान्यता दी जाएगी। अवशिष्ट शक्तियाँ। अमेरिका, स्विट्जरलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को प्राप्त है, परंतु भारत व कनाडा में अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को प्राप्त है। भारत में भी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250 तथा 252 के अनुसार संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अब हमारे संघात्मक व्यवस्था का अगला जो लक्षण है, अर्थात जिसको हम विशेषता भी कह सकते हैं, वो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। भारत के संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या व रक्षा करता है और विधियों की संवैधानिकता की जांच करता है। हम पहले जब हमने संविधान की विशेषताओं में पढ़ा था कि किसी भी देश की न्यायपालिका अगर स्वतंत्र नहीं होगी तो वहाँ पर नियमों और कानूनों की स्पष्ट व्याख्या संभव नहीं है। तो संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है। संघीय शासन व्यवस्था में न्यायपालिका स्वतंत्र होती है तथा वह कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के प्रभाव से मुक्त रहती है। हमारी अगली जो विशेषता है वो है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, अर्थात हमारे संसद के 2 सदनों का होना, क्योंकि जो लोकसभा है वो जनता का सदन है और केंद्र सरकार से संबंधित है, और जो राज्यसभा है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। संघात्मक शासन व्यवस्था में देश की व्यवस्थापिका के 2 सदन होते हैं। भारत में संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में जनता को प्रतिनिधित्व दिया गया है, जबकि राज्यसभा में राज्यों को। अमेरिका में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, जिसके प्रतिनिधि सदन है सीनेट, प्रतिनिधि सदन सीनेट हैं, तथा हमारे देश में भी भारत संसद के 2 सदन हैं। तो हमने यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था के गुणों अर्थात लक्षणों का विस्तार से अध्ययन किया, अर्थात हमारे देश में संघात्मक व्यवस्थाओं को जो इंगित करता है, जो गुण इंगित करते हैं, हमने उन गुणों को पढ़ा। अब हम आज का जो होमवर्क है वो करेंगे, देखेंगे। संघात्मक व्यवस्था के जितने भी लक्षण आज आपको पढ़ाए गए हैं, उन सभी लक्षणों का वर्णन आपको करना है।